तो सीता दुबे जी वर्धा नागपुर महाराष्ट्र से है और आज वो हमारे बीच में हमें आहार पर मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित आदरणीय जी स्मिता जी। आवाज आ रही है दुबे दुबे सर? अ, जुड़े तो हैं दुबे सर जी। हाँ, हेलो रंजना जी। हाँ जी 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 हाँ, नहीं जी। मेरे इश्यू तो आ रही है। उनका अनम्यूट नहीं हो रहा, देख रहा मैं जरा। आप अपने से करा दो। और थोड़ा चलो सा ठीक है। हाँ, मेरे दुबे इससे बात बात करा अब लेते। जब 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 सब्जी सब्जी एक साथ काटते हैं, बनाते हैं, सहयोग करते हैं, तो इसमें सहयोग कर दो आप। नहीं योग भी और थोड़ा सा परिचय भी दे दीजिए दुबे सर स्मिता हाँ, देखिए। और कहा दुबे सर जी को आमंत्रित करो ना आप कि आज के हाँ चीफ गेस्ट महोदय का परिचय कराएं। हाँ, चीफ गेस्ट का परिचय देने के लिए आज दुबे सर को ही बुलाते हैं। हाँ, ठीक है, ऐसे ही बुलाना है जो है। हाँ, धन्यवाद रंजना जी। आज की जो अतिथि है वो स्मिता जी है। और कल रंजना जी से बात हो गई और रंजना जी ने बोला कि भाई महिलाओं का भी योगदान इसमें होना चाहिए। तो बराबर है, महिलाओं की संख्या बढ़ाने का प्रयास जो रंजना जी कर रही है, तो उसमें उन्होंने बोला कि भाई आप कुछ मार्गदर्शन कीजिए। तो स्मिता जी ने बोला कि भाई मैं क्या मार्गदर्शन करूं। फिर भी वो बोले जो कुछ भी चार बातें कह रही सह सकती तो उतनी कह दीजिए। तो इसलिए वो आज कहने वाली है। स्मिता जी। हाँ, इनका परिचय तो कराइए आप। हाँ, स्मिता जी कॉमर्स की ग्रेजुएट है और खेल में उसमें बीपीएड किया है और सामाजिक कार्यों में जहां जहां संभव हो वहां पे रुचि लेती है। और पूरा परिवार जो संभाला है, हमारे पिताजी से माताजी से लेकर, वो सब पूरा परिवार उन्होंने संभाला है 38-39 सालों से। और इसीलिए शायद मैं बाहरी कामों में ज्यादा इन्वॉल्व होता हूँ। तो इसलिए मेरे बाहरी कामों के इन्वॉल्वमेंट के पीछे स्मिता जी है और पूरा उसका पूरा पूरा ब्यौरा जो है, पूरा पूरा क्रेडिट जो है वो स्मिता जी को है। इतना ही मैं कह सकता हूँ। और इसके आगे मैं स्मिता जी को कहूंगा कि वह अपनी बात रखे। धन्यवाद। ओम, सदन के सभी भाई बहनों को प्रणाम। वीडियो मुझे ऑन। आज इस मंच पर रंजना दीदी ने आमंत्रित किया है, इसलिए मैं उनके आभार व्यक्त करती हूँ। समय समय पर इस सदन की चर्चा सुनती हूँ और लाभान्वित होती हूँ। और मैं आहार विहार पर मेरी बात रखूंगी, आहार विषय पर मेरी बात रखूंगी। उसमें उनमें निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पहला है दालें। शरीर में प्रोटीन की जरूरत पूर्ण करने हेतु दालों का समावेश भोजन में होना अनिवार्य है। सबसे उत्तम दाल मसूर की मानी गई है, लेकिन भारत में ज्यादातर अरहर की दाल का उपयोग बड़ा फायदेमंद होता है। दालों में अरहर के अलावा चना, मूंग, मटकी, उड़द आदि दालों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही जिन फसलों से दाल बनती है, उन फसलों की हरी फलियां का उपयोग करने से प्रोटीन की पूर्तता होती है। इसीलिए जो किसान हरी उबली या भुंजी अरहर, चना, सोयाबीन, मूंग आदि की फलियां खाने वाले लोग बहुत स्वस्थ रहते हैं। दूसरा बिंदु है, हमारे भोजन का दूसरा बिंदु है लाही। लाही यानी पॉपकॉर्न जिसको अपन बोलते हैं, जो भूंजी हुई रहती है। इसमें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि का प्रयोग हम करते हैं। भारत में सभी जनों को मक्का और धान की लाही का पता है, लेकिन आजकल ज्वार, गेहूं आदि की लाही भी आसानी से उपलब्ध है। राजगिरा की लाही तो कई वर्षों से प्रचलित है।
तो अनाजों का उपयोग यदि लाही के रूप में हम भोजन में करते हैं तो बड़ा लाभदायी होता है। शायद भगवान कृष्ण ने इसी चीज को ध्यान में रखकर गोपाल काला में लाइयों का प्रयोग करने की और बांटने की परंपरा का निर्माण किया है, जो आज भी सभी देवी देवताओं के त्योहार में हजारों वर्ष से आज भी प्रचलित है। अपना तीसरा बिंदु है पूर्ण अनाज या दलिया। वैज्ञानिकों में माना है पूर्ण अनाज उदाहरण के तौर पर गेहूं, तुअर, अरहर, चावल, मूंग, मोठ, मेथी आदि पानी में भिगोकर या अंकुरित करना या उसकी दलिया को गर्म पानी में उबालकर खाना आटे की रोटी या खाने से भी ज्यादा लाभकर है। आज से करीब 40-50 वर्ष पहले जब देश में चावल की कमी थी, तब ज्वार या गेहूं का दलिया ही बड़ी मात्रा में रोज के आहार में उपयोग किया करते थे, जिससे लोग ज्यादा स्वस्थ रहते थे और पेट की शिकायतें भी नहीं आती थी। जब से हमने दलिया की जगह आटे की रोटी खाना शुरू किया, तब से पेट में अपचन, बद्धकोष्ठता, पाइल्स आदि का प्रभाव बढ़ गया है। अपना चौथा बिंदु है हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में विटामिन और मिनरल्स बड़ी मात्रा में रहता है, इसीलिए उनका प्रयोग सब्जी के रूप में करना आवश्यक है। भारत में पालक, मेथी और धनिया का उपयोग सबको पता है, लेकिन इनके साथ साथ मूली की पत्तियां, फूलगोभी की पत्तियां या बारिश में के दिनों में आने वाली तरोटा, अंबाड़ी आदि जंगली सब्जियों का भी प्रयोग करना चाहिए। पांचवा बिंदु है सलाद, जिस पर मनुष्य रामदेव जी बाबा जिस तरह बताते हैं उस तरह खाने में खीरा, गाजर, लौकी, टमाटर, मूली आदि का उपयोग सलाद के रूप में करना चाहिए। इसीलिए इसके साथ यदि भोजन में रोज लहसुन की 3-4 कलियां खाएंगे तो उससे खून की गुठलियां बनने से बचाया जा सकता है। प्याज का उपयोग भी शरीर के लिए लाभदायी है। छठवां बिंदु है गुड़, शेंगदाना, फुटानों का उपयोग। इनका उपयोग हर रोज करना चाहिए। इसका उपयोग भोजन में या उन्हें पीसकर चटनी या लड्डू बनाकर लड्डू बनाकर खाएं। इससे काफी मात्रा में मिनरल्स और आवश्यक तेल की उपलब्धता शरीर में होती है। अपना अंतिम बिंदु है कोई भी मौसमी फल का उपयोग या उसका रस। उदाहरणार्थ केला, अमरूद, आम, संतरा, मौसम्बी, आंवला आदि। ऊपर दर्शाए 7 बिंदुओं को आज से हम आहार की सप्तपदी बोलेंगे और इस आहार की सप्तपदी को अपनाने से सदन के सभी सदस्य तथा उनके परिजन स्वस्थ रहेंगे। ऐसी मनोकामना करके मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। नीता ताई, थोड़ा वीडियो ऑन करना था आपका। आवाज नहीं आ रही बराबर? आवाज आ रही है? हाँ, इसमें नहीं आ रही आ रही आवाज। है। हाँ, थोड़ा वीडियो ऑन करना था और फिर आपका चेहरा ओम जी ओम। जी ओ ओम। बहुत सुंदर। आपकी वजह से हमें लग रहा है डॉक्टर साहब इसीलिए जो है दहाड़ते रहते हैं, आदरणीय स्मिता बहन जी की वजह से। बढ़िया, बहुत सुंदर। आपने मार्गदर्शन दिया। और हमारे और कोई भाई बहन आहार के ऊपर अगर कोई चर्चा करना चाहता है, कोई सवाल पूछना चाहता है। आपने कहा है कि दालें अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है, और अभी समय आ गया है। अब हम सोयाबीन बो सकते हैं, उड़द बो सकते हैं, मूंग बो सकते हैं,
जो विभिन्न दलहन की फसलें हैं वो अभी हम बो सकते हैं, और अपने किसान भाई खुद जो है जैविक पद्धति से उगाएं और अपनी दाल बना करके अपने खाएं। तो आप खाएं, और अगर ज्यादा हो तो मार्केट में दें। जी बहन जी। हाँ जी। बहुत सुंदर स्मिता ताई, अभिनंदन करते हैं आपका। बहुत बढ़िया आपने आज आहार पर मार्गदर्शन दिया। और आगे श्रीमन निराल भाई साहब, आप सभी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी। हमारे आज जो योग शिक्षक हैं आदरणीय शिव जी और बहन जी दोनों जो है जुड़े हुए हैं साथ में, उनसे भी चाहेंगे कि आहार के ऊपर जो आज हमारी बहन जी ने मार्गदर्शन दिया है, आप भी कुछ जोड़ना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं, आप जोड़ें, फिर हम जो है। क्योंकि जीवन में आहार बहुत महत्वपूर्ण है। जी अनम्यूट कर लें आप, म्यूट है अभी, आदरणीय म्यूट है आप जी। आहार के बारे में आदरणीय बहन जी ने बहुत बढ़िया बताया। और मैं आपको अपनी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं 2006 में जब 2005 में जब गया था पतंजलि में, तो वहाँ की जो आहारचर्या थी उसका थोड़ा हम लोगों ने अवलोकन किया। और अभी जो हमारा वेलनेस सेंटर बना है वहाँ भी जो आहारचर्या जिस तरह से कराई जाती है, तो उसके में जैसे धनिया का पानी पीना, धनिया सौंफ का पानी पीना, और भी, हाँ, जीरे, धनिया सौंफ और जीरे का पानी पीना, धनिया का पानी पीना थायराइड में लाभदायक होता है। उसी तरह से खान पान में मैं देख रहा हूँ कि पिछले, जब से ये मुझे ज्ञात हुआ है कि अंकुरित अनाज और ये अंकुरित मेथी, अंकुरित मूंग वगैरह बहुत फायदेमंद है, तो हमने लगभग, लगता है कि पिछले 4-5 सालों से मैं नियमित रूप से अंकुरित अनाज का प्रयोग करता हूँ, अंकुरित मूंग और अंकुरित मेथी। उससे क्या है कि हमारा घुटनों का भी, मेरी उम्र 65 वर्ष है, 65 ईयर्स उम्र है। अब रिटायर हुए 3 साल हो गए, गवर्नमेंट सर्विस में था, तो घुटने हमारे बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और लगता नहीं है कि आप 65 ईयर के हैं, ऐसा नहीं लगता है। हाँ, तो निरंतर अभ्यास में रहता हूँ, इसलिए थोड़ा गुरु की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, आप लोगों की का जो गुड विशेज है वो लगा रहता है। इसलिए तो मैं अभी आप लोग के साथ जुड़ा था, नहीं तो मैं 5 बजे अपने क्लास में पहुंच जाता हूँ। गंगा किनारे में रहता हूँ, पटना में गंगा नदी है, उसी के किनारे एक पार्क है, गंगा वैली पार्क, उसी में मैं जाता हूँ नित्य दिन। तो आहारचर्या के बारे में लोगों को बताता हूँ कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और खास करके देखिए, जिनको आजकल ज़्यादा उम्र में घुटनों का ही तकलीफ ज़्यादा है लोगों को, तो उनके लिए एलोवेरा का नियमित रूप से, अगर घर में एलोवेरा आपने लगाया हुआ है तो एलोवेरा का गुद्दा निकाल करके आप रोज खाइए, 5 से 10 ग्राम। अगर वो खाते हैं तो वो भी फायदा होगा बहुत। और साथ में ऐसे तो अगर नहीं अवेलेबल है तो एलोवेरा आंवला का जूस का सेवन कर सकते हैं। और साथ में वातारी चूर्ण, जिनको भी घुटनों का तकलीफ है, वातारी चूर्ण का प्रयोग करें। और अभी हमने आपको बताया था अभ्यास के दौरान कि साइकिलिंग यदि आप नियमित रूप से करते हैं, कम से कम जितना आप कर सकें, ऐसे तो मैं 50 बार रोज करता हूं, मैंने देखा उसका प्रभाव बहुत जबरदस्त है। और वो साइकिल नहीं, वो साइकिल चलाना नहीं, ये लेट करके साइकिलिंग करना, दोनों में बहुत अंतर है। तो ये साइकिलिंग यदि आप रोज करते हैं तो आपके घुटने बिल्कुल फ्री रहेंगे, और जब तक आप इस संसार में सेवा अपनी देते रहेंगे तब तक आप बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे एकदम। तो यही हमारी शुभकामना है। और आहार में जहाँ तक हो सके ऋतभुक, हितभुक और मितभुक का ध्यान रखें। ऋतभुक क्या है, ऋतु के अनुसार खाएं। अब जैसे अभी बरसात का दिन है तो हम लोग ऋतु के अनुकूल जो आपको फल सब्जियां वगैरह मिल रही हैं वही खाएं हम लोग, वो नहीं अपने शौक के कारण। अब देखिए एप्पल इस सीजन में नहीं मिलता है, बरसात के सीजन में एप्पल वो तो कोल्ड स्टोरेज वाला मिलता है। अभी के सीजन में अमरूद मिलता है, अमरूद खाइए आप। इसके पहले अभी बेल मिल रहा था। तो वो आहारचर्या में जो सीजनल चीज़ें हैं उनको ज़रूर शामिल करें। और अभी अमरूद का सीज़न है, अमरूद खाएं नियमित रूप से, पेट आपका साफ रहेगा तो रोग व्याधियाँ ऐसे ही दूर रहेंगी। और इसी तरह से खीरा है और अमरूद है,
फिर और अभी जो भी फल अभी मिल रहे हैं, तरबूज वगैरह तो खत्म हो गया सीजन उसका, बरसात आ गई है। सब्जियों में लौकी का सेवन कम से कम हफ्ते में 3 दिन जरूर करें। और जामुन भी अभी मिल रहा है, जामुन खाइए, डायबिटीज वाले जो है जामुन जरूर खाइए, तो जामुन खाने से आपको फायदा होगा निश्चित रूप से। और जहां तक हो, आहारचर्या से ही अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित, आहारचर्या और योगचर्या, ये 2 चर्या अगर आपकी ठीक है तो आपको फिर वो डॉक्टर चर्या नहीं करनी पड़ेगी। और एलोपैथी या आयुर्वेद में कभी जरूरत पड़े तो कुछ दवाएं ले लेंगे, लेकिन एलोपैथी की दवा तो आपको इमरजेंसी छोड़ के कभी आपको उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से, मैंने अपने जीवन में अपनाया है, इस चीज को पाया है। और मैं खुद ही नहीं, हमारी धर्मपत्नी भी, जो मैं करता हूँ वो भी करती हैं। तो हम लोग अभी अभ्यास भी उतना ही करते हैं, आधा घंटा कपालभाति, 40 मिनट अनुलोम विलोम प्रतिदिन, और साथ साथ सारे योगाभ्यास जो स्वामी जी रोज कराते हैं वो सारे अभ्यास करते हैं। आपके साथ अभी हमने किया ही, आपने देखा होगा। तो और आपसे जुड़ने के पहले मैं आधा घंटा अनुलोम विलोम मैं कर लिया था। हाँ, तो आपके साथ भी थोड़ा अनुलोम विलोम कर लिया, कुछ भजन वगैरह भी हो गया। तो ये बात है कि इसको एक संकल्प के रूप में यदि लिया जाए, विकल्प के रूप में नहीं, कि योग एक विकल्प है तो आप विकल्प में ही रहेंगे। एक संकल्प के रूप में यदि आपने योग को लिया है तो आपको इसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। और साथ साथ हितभुक ऋतभुक मितभुक का ध्यान रखें, टाइमिंग का ध्यान रखें। खाने पीने में आपको, जैसे हमने कहा कि 7 से 8 भोजन का उत्तम समय है, 8 से 9 मध्यम समय है, 9 के बाद निकृष्टतम समय शुरू हो जाता है। तो कभी कभार यदि भोज में कहीं गए हो, शादी विवाह में या बारात में, तो चलिए 9 बजे के बाद थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए खा लीजिएगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए यदि खाना हो तो 9 बजे के अंदर आप भोजन जरूर ले लीजिए। और सुबह में गर्म पानी का सेवन जरूर कीजिए। पेट यदि साफ नहीं रहता है तो त्रिफला का सेवन कर सकते हैं, सबगोल का सेवन कर सकते हैं, और दिव्य शुद्धि चूर्ण है हम लोग का, उसका सेवन कर सकते हैं भयंकर कब्ज है तो। और साथ साथ जिनको कफ की शिकायत है, देखिए कफ, पित्त और वायु 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो कफ वालों को ठंडी चीज मना है, और पित्त वालों को गर्म चीज नहीं खाना है, और वायु विकार वालों को खट्टी चीजें खाना मना है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और हमेशा भोजन जो है ना, पेट का आधा भाग भोजन के लिए है, चौथाई भाग जल के लिए और चौथाई भाग वायु के लिए। अब भोजन जब करते हैं, स्वाद अगर बढ़िया मिल जाए तो भर पेट पानी का भी जगह नहीं छोड़ते, हवा का भी जगह नहीं छोड़ते, तो उसी कारण से बाकी विकार पैदा होने लगते हैं शरीर में। तो इसका ध्यान रखा जाए। और साथ साथ भोजन के बाद 1 घंटे के बाद ही जल का सेवन करें। यदि भोजन के साथ आपको जल सेवन करने की आवश्यकता है तो आप गर्म पानी थोड़ा रखें गिलास में, और थोड़ा थोड़ा जैसे चाय पी जाती है उस तरह से आप गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही लाभकारी है। और स्नान के पूर्व सरसों तेल का प्रयोग कम से कम नाभि में, नाक में और कान में, ये 3 स्थान पर जरूर किया करें। तो और थोड़ी मालिश भी क्या करें अपने शरीर की। सप्ताह में अगर रोज ना हो सके तो सप्ताह में 2-3 दिन कम से कम अपने शरीर की मालिश करें, घुटनों की मालिश करें, तो इससे आपकी चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। तो ज़्यादा उम्र होने पर भी आप एकदम युवा बने रहेंगे, ऊर्जावान बने रहेंगे। धन्यवाद। ओम। बहुत सुंदर आदरणीय भ्राता जी, बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया आपने आहार के ऊपर, और हम सबको यह अपनाना चाहिए। और ये बात सही है कि अगर हमारा पहला सुख है निरोगी काया, और शरीर के लिए आहार बहुत जरूरी है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जहाँ भी आपकी क्लास लगती है या अन्य भाई बहन जो क्लास लगाते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ आहार की जरूर चर्चा करें। आहार बहुत जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपने बता ही दिया है। और मैं सदन में आमंत्रित करता हूँ, अगर किसी भाई बहन का कोई आहार के ऊपर कोई सुझाव हो या अनुभव हो तो सादर आमंत्रित है। कोई भी भाई बहन अपनी बात रख सकते हैं। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी सादर आमंत्रित है। धन्यवाद मुनीला जी। आहार के संदर्भ में एक जो हमने ऑब्जर्वेशन किया, उस बात को मैं सदन में रखना चाहता हूँ।
कई बार ये बच्चों के साथ में समस्या होती है, छोटे बच्चों के साथ में, कि वो अलग अलग प्रकार की सब्जियां खाना नहीं पसंद करते, लेकिन कुछ चंद, और उसमें भी आलू आलू को बहुत अच्छे से वो खाना पसंद करते हैं। तो हमने ये जो आलू का गुणधर्म है, ये आलू के गुणधर्म को समझ के कि आलू बहुत अच्छे एब्सॉर्बेंट है, यानी कोई भी सब्जी में डालो उसको, तो वो उसकी टेस्ट और उसके जो गुणधर्म है उसको वो एब्सॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए मेरा छोटा सा सुझाव है, हमने जो प्रैक्टिकली देखा है हमारे घर के बच्चों में पहले भी और अभी नातियों की इसमें भी, कि जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते, उस सब्जी में यदि हम आलू डालें तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो एब्सॉर्ब कर लेगा। अब पत्ता गोभी में डाला है या हरी सब्जी में डाला है, मेथी में डाला है, समझो पालक में डाला है आदि, तो वो एब्सॉर्ब कर लेगा। और वो आलू यदि उसको खिलाया तो उस सब्जी के जो गुणधर्म है, उसके जो विटामिन है, उसके जो मिनरल्स है, वो बच्चों में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से, और फिर थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन करके, भाई आलू के साथ में दूसरा भी पार्ट करके, जिसको हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे, इस तरह से यदि हम देते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों को और सब्जियों से जो भी मिनरल्स विटामिन मिलने चाहिए, इसमें बहुत सुविधा होती है। तो ये मैं सदन के सामने रखना चाहता था। दूसरी चीज कि भाई जो भी जंगली सब्जियां हैं, अब आमतौर पर अभी तो बहुत वो लुप्त होने के आधार पे है, लेकिन जब जब वो मिलती है, कई प्रकार की, करोटा की है, खारकुटी है, फांद है, ऐसी अलग अलग इलाकों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। और उनसे जो सब्जियां आती है, वो सब्जियों को हमने थोड़ा महंगी भी हो तो भी खरीदना चाहिए और उसको लेना चाहिए। और उसका स्वाद जो है वो अलग अलग तरह का होता है, क्योंकि आयुर्वेद और बाकी सभी शास्त्र कहते हैं कि भाई अपने इसमें शरीर में अलग अलग प्रकार के जो स्वाद है, वो स्वाद के फल या सब्जी या अनाज जब तक अपने इसमें नहीं जाएंगे, तब तक जो धातुओं की जो कमी है वो पूर्ति नहीं होगी। तो अलग अलग प्रकार के मौसमी फल है, मौसमी सब्जियां है, उनको हमने लेना चाहिए। और निश्चित रूप से अभी वर्षा में तो कई प्रकार की सब्जी आती है, 30-40 प्रकार की तो हर पार्ट में आती है। तो उसमें से कम 4-5 की भी जो अपने को आसानी से उपलब्ध है, उनको यदि हम लेते हैं और उनको आसानी से या तो हरी सब्जी में खाओ या फिर उसका ब्लेंडिंग करो। महिलाओं को तो निश्चित रूप से आता है कि भाई उसको यदि बेसन के साथ में, तुअर के बेसन के या इसके चने के बेसन के साथ में यदि ब्लेंडिंग किया, उसका कॉम्बो बनाया, तो वो कॉम्बो के जरिए भी खाया जा सकता है। या आजकल जो मोमो कहते हैं, कि मोमो आखिर हो क्या हो रहा है, कि उसमें जो ये रोटी जो है, रोटी का आटा और उसके अंदर में जो सब्जियां डाली जाती है और उसको फिर फ्राई किया जाता, और वो आजकल के बच्चों में जैसा पिज्जा बर्गर, तो वैसा मोमो की पहचान बन रही है और बच्चे बड़े चाव से खाना चालू कर दिया है। तो इस तरह के भी कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। यानी जैसा कि एक कहावत है कि ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, चीज वही है, लेकिन उसको बाहरी जो दर्शन है, वो बाहरी दर्शन सिर्फ अपने को बदलना है। और बाहरी दर्शन यदि बदला गया तो निश्चित रूप से ये जो नई पीढ़ी है, छोटे बच्चों की या अभी युवा पीढ़ी जो उसके पीछे लग रही है कि हमको इंस्टेंट चाहिए उस तरह से, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन यदि हम नए सिरे से करें तो निश्चित रूप से उसका फायदा होता है। और हम आश्रम में बहुत दिन रहे, तो आश्रम में हमने एक देखा कि जो खिचड़ी बनती है वो थोड़ी सी, मतलब जिसमें पानी भरी बोले या मराठी में आसड़ बोलते हैं, उस तरह से यदि बनाई गई और उसमें कई प्रकार के लौकी है, कद्दू है, फूलगोभी और आदि सभी जो आलू है, सभी सब्जियां उसमें डाल के उसको जिस प्रकार के मिक्स बनाते हैं, तो इस प्रकार की खिचड़िया, इस प्रकार की सौजी, या जैसा कि अपन इडली के साथ सांबार खाते, सांबार भी एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है, ढेर सारी सब्जियां उसमें डाली जा सकती है। तो इस प्रकार के जो नए नए कॉम्बिनेशन है, जो आमतौर पर लोगों को
एक ही सिरे से पसंद है, उसको यदि हम अलग अलग प्रकार के व्यंजनों के साथ में यदि ब्लेंडिंग करते हैं तो निश्चित रूप से ये नए ब्लेंडिंग के साथ हम युवा पीढ़ी को और बच्चों को जो जो जरूरत है विटामिन की, मिनरल्स की, इससे हम अवगत करा सकते हैं। यही मुझे सुझाव देना था। और इसमें अपन मोटे अनाज जो है, अभी आजकल जो मोटे अनाज कई प्रकार के आ रहे हैं, ये मोटे अनाजों का प्रयोग भी हम इसमें ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। उसकी लाहिया बना सकते हैं, आटे बना सकते हैं। इतना ही नहीं, ये मोटे अनाजों से इडली और डोसा भी बनना का तकनीक आ गई है। और महिलाओं में ये बहुत कोई डिफिकल्ट तकनीक नहीं है। हम कॉम्बिनेशंस में घर घर में भी वो बना सकते हैं। तो इस तरह की जो हमारे प्रयोग रहेंगे, इस प्रयोगों से मोटे अनाज भी घर घर में उपजाए जाएंगे, खाए जाएंगे। और इससे हमारे मानवता की जो सेहत है वो सेहत अच्छी बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे वाणी को मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने अपना मार्गदर्शन दिया। ओम भाई साहब, मैं कुसुम भारद्वाज, मैं भी कुछ दो शब्द बोलना चाहूंगी। आप सबको प्रणाम। आदरणीय बहन जी, आपको मैं सम्मान सहित सादर आमंत्रित करता हूँ, आप अपना मार्गदर्शन जरूर दें। वैसे अभी इतने देर से सबका सुना, आहार के बारे में काफी कुछ जो व्यवस्थित बातें हैं वो कही गई। एक बात मैं उसमें जोड़ना चाहती हूँ, और वो है कि मैं मेरी बहनों को, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को ये वाला एक सुझाव देना चाहेंगे कि हमारा रसोई घर जो है वही चिकित्सालय है। तो जितने भी आहार की वस्तुएं जो हम भोजन बनाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो बनाने की विधियां हैं उसमें जो तत्व हम सोचते हैं कि ये तत्व इसमें है, परंतु बनाने की विधियों में वो तत्व कई बार नष्ट हो जाते हैं। जैसे विटामिन जो होते हैं, तो जो विटामिन वाटर सोल्यूबल है, जो विटामिन वोलेटाइल हैं, जो उड़ जाते हैं या जो पानी में घुल जाते हैं, वो विटामिन हम कई बार अपनी गलत विधि से उनको नष्ट कर देते हैं। जैसे हो सकता है, आजकल तो वैसे इन सब बातों में बहुत अवेयरनेस आ गई है, तो महिलाएं इन सब बातों को जानती हैं, परंतु फिर भी कई जगह देखा गया है कि इन बातों का ज्ञान नहीं होने से वो हम चीज को नुकसान कर देते हैं। जैसे सब्जियां हैं, उनको आप पहले धो लीजिए। हमारी बहनों की आदत है कि काट लेंगे, उसको धो के काटेंगे और काटने के बाद में फिर अच्छे बढ़िया पानी में डाल डाल के धो के और फिर उसके बाद उसको बनाएंगे, तो हम उससे आधे से ज्यादा तत्व नष्ट कर देते हैं। जो वाटर सॉल्युबल चीजें, जो विटामिन होते हैं, वो चले जाते हैं। उसके बाद कुछ है, जैसे विटामिन सी है, विटामिन सी जो है वो जरा सी भी ताप लगने से नष्ट हो जाता है। तो आप सबको मालूम है ये बात कि हम धनिया वगैरह और धनिया, नारियल, ये चीजें बन जाने के, भोजन बन जाने के बाद या सब्जियां बन जाने के बाद में गार्निशिंग करने के लिए डालते हैं। तो उसका कारण यही है कि धनिया हुआ, नींबू हुआ, मतलब विटामिन सी जो है वो ताप लगने से नष्ट हो जाता है। और धनिये में तो बहुत जल्दी विटामिन सी नष्ट हो जाता है, जबकि उसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इसी प्रकार से जब हम कोई भी सब्जियां बनाते हैं तो उसको बहुत स्लो आंच में बनाना चाहिए, बहुत धीमी आंच में बनाना चाहिए। यदि हम उसको तेज आंच में बनाते हैं तो जो आंच तेजाई के कारण उसके बहुत सारे तत्व उसमें भी नष्ट हो जाते हैं। फिर साथ में जो अभी भाई साहब ने आलू के बारे में बताया, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हमारे यहाँ प्रथा है, शुरू से ही ये बात सुनते आए हैं। अब ये बात अलग है कि नई बच्चे जो हमारे, नई लड़कियां जो हैं, वो इन बातों को जानती नहीं है, परंतु अपन लोगों ने शुरू से देखा हुआ है कि पालक के साथ आलू जरूर मिलाया जाता है, मेथी के साथ आलू जरूर मिलाया जाता है, पत्ता गोभी या और भी कई ऐसी सब्जियां हैं जिन सेम है, उसके साथ आलू मिलाया जाता है। तो एक तो जो कारण बताया भाई साहब ने कि वो जो उसके तत्व खींच लेता है, ये आलू में उसका गुण है। परंतु आलू के साथ एक बात और है कि आलू को कभी भी तल के नहीं बनाना चाहिए। जनरली आदत होती है, आलू को काटा, अच्छा मोटे उसमें पहले छील लिया और कैसे चाकू से छील के और फिर उसको काट के उसको फिर पहले डाल देते हैं कि थोड़ा वो फ्राई हो जाए। फ्राई होने से आलू के सारे तत्व नष्ट हो जाते हैं, बल्कि वो नुकसान करता है, वो हैवी हो जाता है। तो आलू हमेशा पहले बॉईल कर लें। अगर हमको किसी सब्जी में भी डालना है तो उसको साथ में ऊपर से छील के ना डालें, उसको पहले हल्का सा बॉईल कर लें, जिससे पतला छिलका उसका निकाल दें और फिर उसको काट के आप उस सब्जी में मिलाएं। इसी प्रकार से नींबू है, नींबू का रस है, वो भी बाद में डालना चाहिए।
हरी मिर्ची को भी अगर हम तलेंगे तो भी उसके जो गुण है वो खत्म हो जाते हैं। फिर जब सब्जियां जब बनाते समय हमेशा धीमी आंच में और साथ में ढक के बनाएं, क्योंकि जो वोलेटाइल विटामिन होते हैं, जो उड़ने वाले विटामिन होते हैं, वो खुले बनाने से वो उड़ जाते हैं। और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से हम बहुत सारे जो जितना भी भोजन हम ले रहे हैं उसमें जो गुण है उस सबको हम एब्जॉर्व कर सकते हैं, उन गुणों का हम फायदा ले सकते हैं। इसके साथ ही कुछ बेमेल मतलब ये कि भाई कौन सी चीज किसके साथ मिलाना, कौन सी चीज किसके साथ नहीं मिलाना, किसके साथ क्या खाना, किसके साथ नहीं खाना, मतलब ये जो बेमेल भोजन आजकल जो बनाने की जो पद्धति हो गई है, शादी ब्याह में भी बनता है, पार्टियों में भी खाना बनता है कि उसी में सारी चीजें एक साथ मिला दी जाती है। तेल में प्याज भी डाल दिया, दही भी डाल दिया और कुछ टमाटर भी डाल दिया, जो सारे मसाले यानी टेस्ट तो उसका बहुत अच्छा बन जाता है, परंतु ये जो बेमेल आइटम्स उसमें मिल जाते हैं ये अंदर जाके हमारा बहुत नुकसान करते हैं। वो गैसेस बनाना, एसिडिटी होना, ये सब कारण जो आजकल हमारे सब जनता के बीच में जो इस प्रकार की बीमारियां इतनी कॉमन है ना, 99% ये बीमारियां हो गई हैं कि वो पेट से संबंधित सारे। और हम तो आप सभी जान ही रहे हैं कि भाई जहाँ पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है, तो पेट ही हमारा बीमारी का जड़ है और पेट ही हमारा स्वास्थ्य का जड़ है। और उसके साथ रसोई घर हमारा चिकित्सालय है, तो रसोई घर में जो सारे आइटम जो खाना है, जो मौसम के जैसे हितभुक, ऋतभुक और मितभुक, ये वाली बात है। और उसके साथ भी बनाने के समय भी हमें बहुत अधिक इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। एक बहुत मोटा उदाहरण है दलिया का, जैसे अभी बताया, दलिया को जब आप अकेले हम खाते हैं, उसके तत्व में, उसके प्रोटीन में, उसके जो प्रोटीन के सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं वो पूरे नहीं मिल पाते। उसी दलिया को अगर हम दूध के साथ मिला के खाते हैं तो वो कंप्लीट आहार हो जाता है। इसी प्रकार से उसी दलिया में सारी सब्जियां मिला के खाते हैं तो वो कंप्लीट आहार हो जाता है। हमारे साउथ इंडियन खाने में या महाराष्ट्रियन खाने में आप देखिए जिस प्रकार का मेल है, तो जो पुराने समय से जो मेल बताए गए हैं उन मेल को हमें आज भी उन मेल को ध्यान रखना है। आज हम देख रहे हैं कि 12 महीने सारी सब्जियां मिलती हैं, 12 महीने सारी चीजें मिलती हैं, बरसात में भी भाजियां मिल रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि भाई वो भाजी में कुछ कीड़े हैं, कीटाणु हैं, इसलिए नहीं खाना कि भाई इल्ली हो जाती है बरसात के कारण इसलिए नहीं खाना, ऐसे नहीं। वो भाजी चूंकि उसमें वाटर तत्व, उसमें पानी का तत्व ज्यादा होता है और बरसात के मौसम में हमारे शरीर में भी जल तत्व ज्यादा हो जाता है, इसलिए किस मौसम में कौन सी चीज खाना ये उनके तत्व के अनुसार, उनके गुणों के अनुसार और अपने शरीर के गुणों के अनुसार निश्चित की गई हैं। तो थोड़ा सा इन सारी बातों को भी हमें ध्यान रखना है। और इसीलिए जो मैंने पहले बहनों को आमंत्रित किया इस बात के लिए कि रसोई घर तो हमारी बहनें ही संभालती हैं, तो इन छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान रख के हम अगर भोजन बनाने की प्रक्रिया को करेंगे तो उससे हमें अधिक से अधिक उससे लाभ मिल सकता है और जो हम भोजन लेते हैं उसके पूरे गुण हम ग्रहण कर सकते हैं। बस यही मुझे एक, वैसे तो इतने देर से भाई साहब लोगों ने सारे आहार के सारी बातें बताई, ये मुझे भोजन बनाने के बारे में कुछ बताने की मुझे कमी लग रही थी, इसलिए मैंने ये आग्रह किया कि मैं 2 शब्द बोलूं। धन्यवाद, मुझे समय दिया आपने, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। सदन शायद अभी आपसे थोड़ा सा कम परिचय भी सदन चाहता है और आपका अगर छायाचित्र दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि आपने जो मार्गदर्शन दिया है सदन को, बहुत उत्तम मार्गदर्शन दिया है। मैं चाहूंगा जी और आपका परिचय भी सदन जी। मैं कुसुम भारद्वाज, मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर कुसुम भारद्वाज। और पतंजलि से, गुरुदेव से तो मैं 2005 से जुड़ी हुई हूँ। योग मतलब करवाती हूँ, मेरी योग क्लास भी चलती है। अभी फिलहाल इन दिनों में नहीं चल रही है क्योंकि मैं भोपाल में रहती हूँ, भोपाल में रहती थी, अभी 1 साल से मैं दिल्ली में आ गई हूँ। मेरे बच्चे यहाँ पर हैं तो दिल्ली आ गए हैं हम लोग। मेरे पतिदेव का थोड़ा मेडिकल प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए यहाँ बच्चों के कारण उन्होंने यहाँ पर हमें जबरदस्ती यहाँ शिफ्ट किया है। अदरवाइज हम भोपाल में, मैं होम्योपैथी कॉलेज में भी मैं पढ़ाती थी और वहाँ मेरी क्लिनिक थी और साथ में अपनी योग क्लास चलती थी
और महाराज जी से तो शुरू से जुड़े हुए हैं, साथ ही मैं गायत्री परिवार से भी जुड़ी हुई हूँ। और गुरुदेव दोनों राम हैं, श्री राम शर्मा आचार्य जी एंड रामदेव बाबा, ये दोनों ही गुरु, सबसे पहले गुरु मेरे श्री राम शर्मा आचार्य जी थे, जिनसे मैं जीवन के मेरी शुरुआत यंग एज से ही जुड़ गई थी। तो गायत्री परिवार से भी मैं उतनी ही जुड़ी हुई हूँ, और साथ में मैं पतंजलि परिवार से भी उतना ही जुड़ी हुई हूँ। और इसी प्रकार से जितनी सेवा मेरे से बन सकती है मैं करती रहती हूँ, जहाँ जहाँ भी जुड़ के सेवा का मौका मिलता है मैं करती रहती हूँ। बस इतना मेरा परिचय। धन्यवाद आपको। भोपाल में कहाँ रही हैं आदरणीय डॉक्टर? भोपाल में मैं आकृति गार्डन, नेहरू नगर आकृति गार्डन में रहती थी, और वहाँ पे मतलब योग क्लास मेरी वहीं चलती थी। अभी मैंने वहाँ की अपनी योग क्लास को, जो वहाँ की और 2 बच्चियां थी, उनको मैं सौंप के आई हूँ कि भाई आप बराबर चलाते रहो। और सुमन ये अपना पार्वती शर्मा दीदी जो है, और ज्योति दीदी जबलपुर की, और मैं थोड़ा उसमें ट्रेजरर भी थी वहाँ के महिला पतंजलि इसमें। राजेंद्र आर्य जी और इन सब मुझे मतलब जानते हैं, पहचानते हैं। तो वहाँ मैं 16 साल से, मतलब मेरे पति के रिटायरमेंट के बाद में हम लोग 16, 17, 18 साल से भोपाल में सेटल हो गए थे, तो वहीं थे अभी तक। अभी इस समय मैं यहाँ दिल्ली से बात कर रही हूँ। बहुत सुंदर। और क्योंकि मैं इसमें पतंजलि किसान सेवा समिति में राज्य प्रभारी हूँ। अपना अभी नीलबढ़ में नया ऑफिस बन गया है, कार्यालय हाँ, बन वो गया है। जी 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 जी। और पुष्पांजलि जी ने मुझे, पुष्पांजलि जी ने बताया था मुझे कि वो नीलबढ़ में बन गया है, तो वहाँ चल रहा है काम। तो आपके योगाहार प्रोग्राम से मैं बहुत दिनों से जुड़ी हूँ, कई बार बीच बीच में नहीं वो कर पाती हूँ। आज भी मेरा पता नहीं नेटवर्क गड़बड़ हो गया था या मेरे उसमें ग्रुप कुछ हो गया था, बड़ी देर से मैं जुड़ पाई, चालू ही नहीं हो रहा था उससे। फिर खैर अभी अंत में तो मेरा जुड़ना हो गया था। आपका नंबर पार्वती जी से ले लेंगे और एक दिन आपको चीफ गेस्ट के रूप में पूरा आपका मार्गदर्शन मिल जाए। और अरे पार्वती बहन जी से बात होती रहती है। जी, और बहुत अच्छी आप उस दिन भी आए थे ना, एक उस आहार वाले प्रोग्राम, आप इसमें जो महिला शिक्षण, जो सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण चल रहा है, उसमें भी एक दिन आपने शायद दिया था ना हाँ आहार के ऊपर। हाँ, मुझे बहन जी ने बुलाया था, आदरणीय ज्योति बहन हाँ जी ने। तो हाँ, ज्योति बहन जी ने बुलाया था। उस दिन आप हाँ जुड़ी थी। हाँ, हाँ, उस उस दिन दिन मैं ही जुड़ी मैंने। थी। हाँ मैं हाँ, ये बाहर की। उससे सहयोग प्रशिक्षण से मैं जुड़ी हुई हूँ। उन्होंने मुझे उसमें मेरा हो चुका 2-3 बार, मतलब सुबह के उसके लेक्चर के लिए मुझे ज्योति दीदी ने बोला था थोड़ा, तो मैंने उस पे भी, आहार के ऊपर उसमें भी बोला था मैंने। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी आगे आदरणीय मिथिलेश सिंह जी अपना संवाद करें। मैं आमंत्रित करता हूँ, वो आए और बात करें। बहन जी मिथिलेश सिंह जी। जी। ओम माय जी, सदन के सभी सदस्यों को मिथिलेश का प्रणाम। मैं यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ, परिचित हूँ सभी से, अब तो जुड़ी रहती हूँ जब भी। आज सौभाग्य मिला भाई की क्लास अटेंड करने का भी, क्योंकि जो मैं अपनी क्लास लेने जाती हूँ योग की, वो खुले स्थान पे है और हमारे यहाँ बारिश हो रही थी। तो फिर मुझे लगा कि आज योग कक्षा तो हुई नहीं, तो फिर मैं थोड़ा जल्दी जुड़ गई थी, नहीं तो मैं अक्सर 7 बजे के बाद ही जुड़ पाती हूँ आपकी क्लास में, योगा हर वाली क्लास में जुड़ जाती हूँ। और जैसे चर्चा चल रही थी इस पे खाने पे, कि छोटे छोटे बच्चे जो है ना, कि वो अलग अलग सब्जियां नहीं खाते, तो आजकल पढ़े लिखे बच्चे भी बहुत अवेयर हो गए। हमारे घर में ना एक पोती है मेरी, 3 साल की हुई नहीं, वो अभी 2.5 साल की है। तो जैसे ही मैं बच्चों के पास गई, अभी अपना रूटीन चेकअप के लिए जाती हूँ मैं दिल्ली, तो देखा मैंने कि वहाँ उनके किचन में डिफरेंट डिफरेंट तरह के, वो जैसे यहाँ चर्चा में सुनती रहती हूँ कि मोटा अनाज, तो वो रागी वाला आटा, और आपका बाजरे वाला आटा, वो तरह तरह के आटे उन्होंने अपने किचन में लगा रखे हैं। और वो उस छोटी बच्ची को उसका कभी चीला बना के देते हैं, कभी उसका पराठा बना के देते हैं, और वो भी बड़े चाव से खाती है। कभी उसका इडली बना देते हैं। तो इस तरह से छोटे बच्चों को हम मोटे अनाज को, उसको आजकल मार्केट में भी पूरा ट्रेंड में आ गया है। बड़े बड़े आप जो मेट्रो सिटी हैं
आप उसमें जाएंगे गांधी आश्रम की दुकान में, तो वहां पे जैसे पॉपकॉर्न बुना हुआ रखा रहता है, ऐसे ही बाजरा भी और आपका ये रागी भी, ये सब भुने हुए रखे रहते हैं, और वो पैकेट उसको लेके आते हैं। और बच्चे चाव से भी खाते हैं, फिर उसको जैसे चेंज करके देते हैं तो उसको खाते हैं वो बड़े चाव से। और दूसरा, अभी आहार पे जो चर्चा चल रही थी, तो मैं बताना चाह रही हूँ अपना अनुभव, क्योंकि मैं भी एक गृहिणी रही हूँ। और कुछ मैंने संकल्प लिए हुए हैं। जैसे कि पहले मैं बेटी थी एक, तो कि मुझे एक अच्छी बेटी बनना है, एक अच्छी बहन बनना है, एक अच्छी पत्नी बनना है, एक अच्छी, शादी होने के बाद एक अच्छी बहू भी बनना है, एक अच्छी माँ भी बनना है। और वो उन सब से मैं निकलते निकलते, अब मेरा जो संकल्प है कि मुझे एक अच्छा नागरिक भी बनना है। अब समाज के लिए और देश के लिए भी कुछ करना है। 2 बच्चे हैं, दोनों की शादी हो गई, वो अपनी गृहस्थी में, और मैं लगी रहती हूँ, अपनी कक्षा भी चलाती हूँ। 2017 से मैं जुड़ी हुई हूँ पतंजलि से। उससे पहले मैं नहीं जुड़ी थी, क्योंकि बड़ा परिवार था हमारा, और मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती थी। इतनी जिम्मेदारी घर की होती थी कंबाइंड फैमिली में, कि सुबह उठ करके शाम तक पता ही नहीं चलता था, किचन से बाहर ही नहीं निकल पाते थे। तो वो सब अब जो है, संयुक्त परिवार से छोटे छोटे परिवार हो गए, बच्चे भी बाहर चले गए, तो अब मैं समय देती रहती हूँ अपना, और करती रहती हूँ। आज योग कक्षा भी बहुत अच्छी लगी, और बड़ी ऊर्जा मिली कक्षा में। 3 दिन से बड़ी कक्षा थी सबका, हर अध्यापक का जो भी आता है, हमारा योग शिक्षक, सबका अलग अलग सीखने को मिलता है। इसलिए भी मैं जब भी मुझे जल्दी से आती हूँ क्लास में से जुड़ती हूँ, क्योंकि जो हम करते हैं और फिर हम सामने वाले से जो सीखते हैं, सबके अंदर कुछ एक क्वालिटी होती है, और वो क्वालिटी हमें जब हम सुनते हैं और उन देखते हैं। जैसे आज हमारे जो भाई योगा करा रहे थे, तो वो कह रहे थे बार बार कि आप अपनी वीडियो ऑन कर लें, और मैंने बीच में बंद भी की थी। कई बातें ऐसी होती हैं कि यदि आप योग कर रहे होते हैं तो वो हम ध्यान से नहीं सुन पाते। जब आप शांत मन से सुनते हैं तो वो फिर हम उसको अच्छे से अचीव कर जाते हैं। तो इसलिए ये आपके प्लेटफॉर्म पे इतना अच्छा है कि रोज एक नया शिक्षक आता है, तो उसकी कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, जिसको मैं अपने फिर क्लास में भी उसको ऐड करती हूँ। बस इतना ही कहना था। ओम भाई जी, सभी सदस्यों को ओम। जी बहन जी, आपके पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूँ। आप बहुत, आपने जो निर्णय लिया है और जो आपकी विचारधारा है कि अब हमें इस राष्ट्र के लिए, किसान भाइयों के लिए, समाज के लिए समय देना है, तो ये सोच साधारण व्यक्ति नहीं, कुछ कुछ व्यक्ति ही कर पाते। जो महान व्यक्ति मानता हूँ मैं तो, कि जो महान होते हैं वही समाज का कल्याण के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए सेवा की भाव सोचते हैं। और ये आप स्वामी आज, जी का जब सुनते हैं ना भाई, कि जी वो विकल्प रहित संकल्प, तो इससे बड़ी शक्ति मिलती है। आपके, आपको सुना, हमने जाना, और आप तो जो खेती किसानी के लिए, गाय सेवा के लिए, गाय रक्षा के लिए जो आप अपना मिशन चला रही हैं, तो हाँ बहन जी। जी और बहनें आगे आएंगी ना, आप हाँ जी, तो बहुत। मैं यज्ञ भी करती हूँ। जैसे हम कक्षा में जितनी भी बहनें जुड़ी हैं, जन्मदिन पे, उनके बच्चों के जन्मदिन पे, मैरिज एनिवर्सरी पे, ये हमने चलाया है कि यज्ञ हम जरूर करेंगे। देखो, ये महिलाओं के हाथ में है व्यवस्था बनाना, और महिलाएं तैयार भी हो रही हैं अब, और ना तो यज्ञ नहीं होते थे। मैंने यज्ञ सीखा, अपने घर में किया, अभ्यस्त हुई उसकी, फिर अपनी कक्षा में, कि देखो अब मैं, आपको भी करना है। जब जन्मदिन है तो हमें सबसे अच्छा कर्म करना चाहिए। अपने बच्चों को एक गिफ्ट हम यदि यज्ञ के रूप में देंगे, तो वो हमारे बच्चों के लिए ही नहीं, यज्ञ इतनी बड़ी क्रिया है, इतना बड़ा कार्य है, कि कहते हैं कि इसमें आप लाखों लाखों रुपए भंडारा करके जो पुण्य कमाना चाहते हैं ना, उससे एक छोटे से यज्ञ से ज्यादा उसका हो जाता है। क्योंकि वायु जो है समान रूप से सबको वितरित कर देती है। आपने जो अपने यज्ञ में किया, आपने जो मंत्र उच्चारित किए वैदिक मंत्रों के साथ, और आपने जो आहुतियां दी, तो वायु उसको सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर हर प्राणी को समान रूप से वितरित करती है। ये यज्ञ की सबसे बड़ी महिमा है। तो हम इसको करते हैं,
और प्रयास करती रहती हूँ कि ये हमारा, आज भी मेरे को एक बहन का जन्मदिन है तो यज्ञ करेंगे हम। सुबह तो बारिश हो रही थी, कक्षा में हम नहीं कर पाए, तो मैंने बहन को कहा कि बहन 2 बजे के करीब रखो। बहनें उस टाइम खाली होती हैं, दिन में व्यस्त हो जाती हैं, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज होती हैं, सबको करनी होती हैं अपनी ड्यूटी, और करनी भी चाहिए हमें। अपनी कोई भी लापरवाही अपनी ड्यूटी में नहीं करनी चाहिए। तभी हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, तभी सार्थक होगा कि जो हमारी अपनी ड्यूटी हैं उनको भी हम बहुत ही मनोयोग से करें, पूरी निपुणता से और कुशलता के साथ करें। जी ओम भाई जी। जी बहुत सुंदर। और मेरे साथ लगभग 4-5 भाई सुन रहे हैं, वो भी आपको सुना और कह रहे हैं बहन जी को धन्यवाद दे दीजिएगा। पवन शर्मा जी मथुरा से हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और हमारे अनूप यादव जी आगरा से हैं, और गोपीनाथ जी आगरा से हैं। ये सब सुन रहे हैं, और एक मोबाइल से कई लोग सुनते हैं। बहुत अच्छा लगा, और कह रहे बहन जी को धन्यवाद दे दीजिए, तो मैंने धन्यवाद दे दिया है। और एक समय हो रहा है, मैं रंजना जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए, और उनका कोई विचार हो तो अपना जवाब धन्यवाद दें। सभी। जी धन्यवाद मिथिलेश बहन जी, बहुत सुंदर अपनी बातें आज अपने सदन में बताई। और बहन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आप ही को जाता है क्रेडिट, आपने जो चला रखा है ना ये मुहिम, उसी से जुड़ पाए हम। नहीं नहीं, ये मैं कुछ कर नहीं रही, ये सब सभी कर रहे हैं, जैसे आदरणीय भाई साहब है, पवन सर है, और सभी अन्य साथीगण हैं, वो सब कर रहे हैं। मेरा कुछ नहीं है इसमें, बस मैं एक छोटी सी भूमिका निभा रही हूँ उसमें। और आगे हमारे बीच में आदरणीय शरद भैया जुड़े हुए हैं, और उनको मैं एक गीत के साथ आमंत्रित करती हूँ। अगर मेरी आवाज आ रही है शरद भैया? जी सदन को कोटि कोटि प्रणाम। जी मैं प्रणाम। आज थोड़ा सा डॉक्टर साहब के साथ हूँ अभी, जिन्होंने वो पानी पानी का अपने को दिखाया था कि कैसे पानी स्टोर करके, और वो नल और उसका पानी यूज नहीं करते हैं अपने। तो डॉक्टर साहब के साथ हूँ थोड़ा सा। जी मुख अतिथि बने हुए हैं डॉक्टर साहब अपने उसमें। नहीं गई। जी 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 बहन जी। धन्यवाद। जी शरद भैया। जी संचालन करती हूँ। उनकी आवाज नहीं जा रही है, और एक मैं गीत थोड़ा सा सादर करती हूँ 2 मिनट का, और फिर हम आभार कर देंगे। वीडियो के साथ गीत सुना दें, वीडियो खोलें। जी हमारे जय विजय जय विजय पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जिस धरती पर जन्म लिया उसने हमें संवारा। जिस धरती पर जन्म लिया जिसने हमें संवारा। जहर घोल हमने मिट्टी में कैसा कर्ज उतारा। जहर घोल मिट्टी में हमने कैसा कर्ज उतारा। रासायनिक कीटकनाशक ने
रासायनिक कीटकनाशक ने की उपज भरमार है, यह कुछ नहीं हो भाई बस ये मौत का व्यापार है, यह कुछ नहीं हो भाई बस यह मौत का व्यापार है। ऐसे फसल का मोल ही क्या, ऐसे फसल का मोल ही क्या, जीवन अनमोल गवाए, ऐसे फसल का मोल ही क्या, जीवन अनमोल गवाए। रोगी बनकर जाल में हम सब गिरते जाए, रोगी बनकर जाल में हम सब गिरते ही जाए। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे, जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे, पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। चलिए सभी को ओम। धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रंजना जी, अति उत्तम, अति उत्तम। सभी लोग जो है बधाई दे रहे हैं। जय बोले, बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी, बहुत सुंदर। हमारी प्यारी से प्रार्थना है आपको दिग्विजय तो करके दे। जी धन्यवाद। एक मर्द को कोई दर्द होता है? जी सभी का आभार भी कहा है आपने भाई साहब। आज जी जी, चलिए, आज की कक्षा बहुत सुंदर रही। आज के हमारे योग शिक्षक आदरणीय शिवजी कुमार ने बहुत बढ़िया क्लास ली, अभिनंदन करते हैं उनका। और कल भी उनको इस योगार मंच पर आमंत्रित करेंगे योग क्लास लेने के लिए। और आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय सौ स्मिताताई दुबे, स्मिताताई डॉक्टर किशोर दुबे महाराष्ट्र से। तो उन्होंने भी, हमारे बहन ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, हमें दालों के बारे में बताया, आहार के बारे में बताया, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब बहुत अच्छे से उन्होंने जानकारी दी। उनका भी मैं मनपूर्वक धन्यवाद, अभिनंदन करती हूँ, आभार भी व्यक्त करती हूँ। और हमारे साथ अन्य साथीगण सब जुड़े हुए हैं, उनमें सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय उनकी सभी टीम का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय अशोक पटेल जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वरा जी, आदरणीय डॉक्टर कुशल दुबे जी, आदरणीय स्मिता दुबे जी, आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, आदरणीय गजानन बाजर जी, आदरणीय बहन कल्पना जी, आदरणीय महेंद्र जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय निर्मला जोशी जी, आदरणीय रोहतश कुमार जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय श्रीकांत दुबे जी, आदरणीय स्मिता दुबे जी। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय उमा शंकर प्रसाद जी, आदरणीय वैशाली जी, आदरणीय योगहार म्यूजिक से भाई जुड़े, और आदरणीय योगहार रिकॉर्डिंग से जुड़े हुए भाई का भी, और हमारे अन्य साथीगण लेफ्ट हुए उन सभी का भी मैं मनपूर्वक अभिनंदन और धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। इसी तरह जुड़े रहिए, योगाहार कार्यक्रम को अपना सहकार्य करते रहिए, और सबका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह मिलते हैं 5:30 बजे योगाहार कार्यक्रम। तब तक ओम नमस्कार। रंजना जी, आपका बहुत बहुत आभार। और आप लगातार अपना जो है इस आयुहार कार्यक्रम में अपना काम कर रही हैं, और आपको साधुवाद, सबको प्रणाम। ओम।